कहते हैं कि जब इंसान सफलता के ऊंचे और ठंडे शिखर पर बैठता है तो नीचे की पगडंडियां बहुत धुंधली दिखाई देती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। आज जब मैं अनामिका रांची के इस प्रतिष्ठित गर्ल्स कॉलेज के प्रोफेसर के केबिन में बैठती हूँ तो मुझे अपने अतीत का एक एक कोना, एक एक घाव और आंखों से बहा एक एक आंसू बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कॉलेज की लड़कियां और यहाँ का स्टाफ मुझे लोहे की दीवार कहता है। एक ऐसी महिला जिसे ना कोई अपने बातों से झुका सकता है और ना ही कोई डिगा सकता है। अनुशासन की एक ऐसी प्रतिमूर्ति जिसके चेहरे पर कभी कोई फालतू भाव नहीं आता। लेकिन इस फौलाद को बनने के लिए मुझे वक्त की कितनी भयंकर भट्टी में तपना पड़ा है, यह सिर्फ मेरा दिल जानता है। यह कठोरता जन्मजात नहीं है, इसे परिस्थितियों ने गढ़ा है। मेरी कहानी की शुरुआत झारखंड के एक बेहद शांत, हरे भरे और बौद्धिक शहर हजारीबाग से होती है। हमारा परिवार कोई रसूखदार जमींदार या बड़ी अदालती साख वाला परिवार नहीं था, बल्कि एक उच्च मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे लोगों का सुसंस्कृत परिवार था। मेरे पिता सुरेश नारायण वन विभाग में एक ईमानदार और सीधे सरल अधिकारी थे। वे एक ऐसे इंसान थे जो अपनी फाइलों, दफ्तरों के बाबुओं, घर के बगीचे में उगे पौधों और जंगलों की दुनिया में ही खुश रहते थे। वे दुनियादारी, चालाकी और जोड़ तोड़ से कोसों दूर थे। शांत स्वभाव के, मृदुभाषी और हर बड़ी से बड़ी पारिवारिक बात को एक धीमी मुस्कान के साथ टाल देने वाले। वे शाम को दफ्तर से आते, खाकी वर्दी उतारते, हाथ मुंह धोकर अपने बगीचे में चले जाते और घंटों गुलाब के पौधों की काट छाट करते रहते। लेकिन हमारे घर का दूसरा सिरा बिल्कुल अलग था। मेरी माँ प्रभा नारायण एक बेहद महत्वाकांक्षी, कड़क और तीखे स्वभाव की महिला थी। वे धनबाद के एक समृद्ध और रसूखदार कोयला व्यापारी के घर से आई थी, इसीलिए उनके सपने और उनकी जीवन शैली के पैमाने बहुत बड़े थे। उन्हें पिता का यह सीधापन, कभी किसी से रिश्वत न लेना, ऊपरी कमाई से तौबा करना और एक साधारण सरकारी क्वार्टर में जिंदगी गुजारना हमेशा अखरता था। माँ का मानना था कि इंसान को जिंदगी में आक्रामक होना चाहिए, हक छीनना आना चाहिए। इस वैचारिक मतभेद के कारण हमारे घर में कोई गाली गलौज या लात घूंसे नहीं चलते थे, लेकिन एक अजीब सी ठंडी खामोशी पसरी रहती थी। माँ की तीखी व्यंग से भरी बातें और पिता की खामोश बेबसी घर की हवाओं में एक ऐसा भारीपन घोल देती थी जिसमें सांस लेना भी भारी लगता था। हम दो बहनें थी और हमारा एक छोटा भाई था। मेरी बड़ी बहन दीक्षा दीदी मुझसे 4 साल बड़ी थी। दीक्षा दीदी बचपन से ही माँ की लाडली और उनकी परछाई थी। वे सुंदर थी, सलीकेमंद थी और माँ के सांचे में पूरी तरह ढली हुई थी। वे अच्छी तरह जानती थी कि समाज के सामने खुद को कैसे पेश करना है, कब मुस्कुराना है और कैसे खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करना है। वही मैं अनामिका पिता की परछाई थी, थोड़ी अक्खड़, हर वक्त किताबों में डूबी रहने वाली, बात बात पर तर्क करने वाली, सूती कुर्ते पहनने वाली और अपने सिद्धांतों पर अड़ जाने वाली लड़की। माँ अक्सर मुझे देखकर टोकती थी, अनामिका, यह जो तू हर बात में अपने बाप की तरह दार्शनिक बन जाती है ना, यह किसी काम नहीं आएगा। लड़की को चालाक होना चाहिए, थोड़ा लचीला होना चाहिए ताकि वह दूसरों पर हुकूमत कर सके। दीक्षा दीदी की शादी तब हो गई थी जब मैं कॉलेज के पहले साल में थी। उनकी शादी जमशेदपुर के एक स्टील और कर्टन फैब्रिक के बिजनेस घराने के लड़के अभय से हुई थी। दीदी जब भी शादी के बाद ससुराल से हजारीबाग आती तो उनके हाथ में महंगे मोबाइल, सोने के कंगन और चेहरे पर एक ऐसी चमक होती थी जो माँ के सीने को गर्व से चौड़ा कर देती थी। दीदी अक्सर मेरे कमरे में आकर अपनी साड़ियाँ फैलाती और कहती थी, अनामिका, जिंदगी में प्यार व्यार, समझदारी जैसी बातें सिर्फ उपन्यासों में ही अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में स्टेटस और पैसा ही सब कुछ है। पति को अपनी उंगलियों पर नचाना सीखो। शुरुआत से ही ऐसी नकेल कसो कि वह तुम्हारी मर्जी के बिना सांस भी न ले पाए, वरना ये पुरुष प्रधान समाज तुम्हें अपने पैरों की जूती बना देगा। मैं दीदी की बातें सुनती तो मुझे भीतर से एक अजीब सी घबराहट होती।
मैंने अपने घर में पिता को हमेशा माँ के सामने झुकते, उनकी कड़वी बातें सुनकर भी चुप रहते देखा था। मेरे बाल मन में यह बात बैठ गई थी कि पुरुष तो सीधा और सहनशील होता है, फिर दीदी ऐसा क्यों कहती है। मैंने अपनी पढ़ाई बहुत संजीदगी से की। हजारीबाग के सेंट कोलंबा कॉलेज से मैंने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। अर्थशास्त्र के आंकड़े, मांग और आपूर्ति के नियम मुझे बहुत तार्किक लगते थे। मैं अपनी पढ़ाई की किताबों और कॉलेज के वाद विवाद प्रतियोगिताओं में इतनी मगन थी कि मुझे बाहरी दुनिया की जटिलताओं, इंसानी फितरत के दोहरेपन और रिश्तों के पीछे छिपे स्वार्थ का कोई अंदाजा नहीं था। मुझे लगता था कि किताबें जैसी सीधी, स्पष्ट और तर्क संगत होती हैं, जिंदगी भी वैसी ही सरल पहेली है। लेकिन मैं कितनी नादान थी, इसका अंदाजा मुझे जल्द ही होने वाला था। जैसे ही मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का पहला साल खत्म हुआ और मैं 20वें साल में लगी, मेरे घर में मेरी शादी की चर्चाएं तेज हो गईं। पिता चाहते थे कि मैं अपनी एमए की पढ़ाई पूरी कर लूं, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए। वे अक्सर माँ से कहते, प्रभा, अनामिका पढ़ने में बहुत तेज है, उसे प्रोफेसर बनना है, उसकी इच्छा पूरी हो जाने दो, शादी तो कभी भी हो सकती है। लेकिन माँ की जिद के आगे पिता की एक ना चले। माँ को मेरी शादी के लिए एक ऐसा रिश्ता मिल गया था जो उनकी नज़र में परफेक्ट था और जो उनके अपने मायके के शहर धनबाद से ताल्लुक रखता था। वह लड़का था ऋषभ सेन। ऋषभ मूल रूप से धनबाद के एक बहुत प्रतिष्ठित कोयला खदान और लॉजिस्टिक्स व्यवसाय से जुड़े सेन परिवार का इकलौता बेटा था। ऋषभ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और फिर अपने पुश्तैनी बिजनेस को संभालने के लिए धनबाद लौट आया था। वह दिखने में लंबा, गठीले बदन का, बेहद गंभीर, कम बोलने वाला और अपनी मर्यादाओं को लेकर बहुत पक्का इंसान था। उसके परिवार में उसकी 2 बड़ी बहनें थीं, जिनकी शादियां ऊंचे घरानों में हो चुकी थीं और विशाल सैन विला में केवल वह और उसके बुजुर्ग पिता रहते थे। माँ को लगा कि धनबाद का इतना बड़ा घर, इकलौता वारिस और शांत लड़का, मेरी बेटी वहां राज करेगी। शादी का दिन तय हो गया। हजारीबाग के एक बड़े होटल से मेरी विदाई हुई। जब मैं लाल जोड़े में सजकर भारी गहनों से लदी हुई धनबाद के उस आलिशान सैन विला में आई तो शुरुआत में सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा था। घर बहुत बड़ा था, नौकर चाकर दौड़ते रहते थे। शादी की अगली रात जब ऋषभ और मैं पहली बार अपने कमरे में अकेले थे तो उसने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। उसने बहुत शालीनता और सम्मान से कहा, अनामिका, मुझे पता है कि तुम्हारी पढ़ाई अभी अधूरी है। तुम धनबाद के कॉलेज से अपना एमए पूरा कर सकती हो। मुझे या मेरे पिताजी को कोई ऐतराज नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पहचान बनाओ। उस वक्त ऋषभ की बातें सुनकर मेरा दिल श्रद्धा से भर गया। मुझे लगा कि दीक्षा दीदी जो कहती थी वह सब बकवास है। पुरुष इतने भी बुरे या कंट्रोलिंग नहीं होते। मुझे एक बेहद समझदार, आधुनिक और उदार जीवन साथी मिला था। लेकिन जैसे जैसे कैलेंडर के पन्ने पलटने लगे और शादी का नयापन उतरने लगा, हमारे बीच के स्वभाव का बुनियादी अंतर सतह पर आने लगा। ऋषभ एक ऐसे माहौल में पला बढ़ा था जहां पुरुषों की बात को आखिरी और पत्थर की लकीर माना जाता था। उसके पिता पुराने ख्यालात के थे और खुद ऋषभ भले ही दिल्ली से पढ़ा था, लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य, कमांडिंग और संकालू स्वभाव छिपा हुआ था। वह चाहता था कि घर की हर चीज, यहाँ तक कि मेरी दिनचर्या भी उसके तय किए गए अनुशासन और समय के अनुसार चले। वहीं दूसरी ओर मैं हजारीबाग के स्वतंत्र और सीधे माहौल से आई थी। मैंने कभी किसी की तानाशाही नहीं झेली थी। मेरे भीतर एक स्वतंत्र विचार था और मैं हर बात के पीछे का तर्क जानना चाहती थी। जब भी ऋषभ कोई आदेश देता, मैं उसे सहजता से स्वीकार करने के बजाय उस पर सवाल उठा देती थी। एक दिन सुबह नाश्ते की मेज पर जब ऋषभ अखबार पढ़ रहा था, मैंने सहजता से कहा, ऋषभ, आज कॉलेज के बाद मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ कतरास रोड वाले एक नए कैफे जा रही हूँ। एक प्रोजेक्ट पर चर्चा करनी है, इसीलिए मुझे शाम को घर आने में थोड़ी देरी हो जाएगी।
ऋषभ ने अखबार नीचे रखा। उसकी घनी भौहें तन गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति आ गई। उसने चाय का कप प्लेट पर रखते हुए कहा, अनामिका, धनबाद का माहौल हजारीबाग जैसा शांत या सुरक्षित नहीं है। यहाँ कोयला बेल्ट के कारण बिजनेस रंजिशें होती हैं, अजीब अजीब लोग घूमते हैं। तुम्हें कॉलेज खत्म होते ही सीधे घर आना चाहिए, और अगर हाँ तुम्हें कहीं जाना ही है तो ड्राइवर के साथ गाड़ी से जाओ। इस तरह सहेलियों के साथ सड़क पर ऑटो में घूमना हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। प्रतिष्ठा। मुझे यह शब्द बहुत बुरी तरह चुभा। मुझे लगा कि वह मेरी सुरक्षा की चिंता नहीं कर रहा, बल्कि अपनी खानदानी प्रतिष्ठा के पिंजरे में मुझे कैद करना चाहता है। मैंने चम्मच टेबल पर रखी और कहा, ऋषभ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी बालिग लड़की हूँ और अपनी सुरक्षा अच्छी तरह करना जानती हूँ। आप हर बात में इस घर की प्रतिष्ठा और खानदान को बीच में क्यों ले आते हैं? क्या मुझे अपनी मर्जी से अपनी सहेलियों के साथ 2 पल बिताने का भी हक नहीं है? क्या शादी का मतलब अपनी आजादी को गिरवी रख देना है? ऋषभ ने मुझे गहराई से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह चिल्लाया नहीं। उसने बस इतना कहा, बहस करना तुम्हारी आदत बन चुकी है अनामिका। स्वतंत्रता और मनमानी में फर्क होता है। वह बिना नाश्ता पूरा किए टेबल से उठकर चला गया। उसकी यह खामोशी मुझे उसकी शराफत नहीं, बल्कि उसका अहंकार लगती थी। मुझे लगता था कि वह चिल्लाने के बजाय अपनी खामोशी से मुझ पर दबाव बनाना चाहता है, ताकि मैं उसके सामने घुटने टेक दूं। यहीं से हमारे बीच वैचारिक मतभेदों की वो खाई चौड़ी होनी शुरू हुई, जिसे हम दोनों में से कोई पाटने को तैयार नहीं था। हमारे बीच का झगड़ा कोई आम झगड़ा नहीं था, क्योंकि उस विशाल घर में हम दोनों के अलावा सिर्फ ऋषभ के वृद्ध और बीमार पिता थे, जो अपने ही कमरे में सीमित रहते थे। यह सीधे सीधे 2 सुशिक्षित, अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने वाले व्यक्तियों के अहंकार और 2 अलग अलग जीवन शैलियों का भयंकर टकराव था। ऋषभ को लगने लगा था कि मैं उसकी बातों को तवज्जो नहीं देती, उसकी परवाह नहीं करती और जानबूझकर उसकी इच्छाओं के विपरीत जाकर अपनी मनमानी करती हूँ। वहीं मुझे लगता था कि ऋषभ एक सक्की और संकालू मिजाज का पुरुष है, जो मेरी हर गतिविधि पर नजर रखना चाहता है, मेरी आजादी का गला घोटना चाहता है और मुझे अपनी उंगलियों पर नचाने की जिद पाले बैठा है। ऋषभ की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह खुलकर संवाद नहीं करता था। उसके भीतर एक अजीब सी असुरक्षा थी। जब भी मैं कॉलेज से 10 मिनट भी देर से लौटती, वह लिविंग रूम में बैठा घड़ी देख रहा होता था। उसकी वे खोजी आंखें मुझे अपराधी जैसा महसूस कराती थी। वह मेरे फोन के बजने पर उसकी तरफ देखता, सोशल मीडिया पर मेरे दोस्तों की लिस्ट पर नजर रखता। यह बात मेरे आत्मसम्मान को लहूलुहान कर देती थी। इसी दौरान एमए के आखिरी सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क बहुत बढ़ गया था। हमारे ग्रुप में 4 लोग थे, जिनमें एक सहपाठी था रोहन। रोहन बहुत हंसमुख, मिलनसार और पढ़ाई में बेहद तेज था। वह अक्सर नोट्स तैयार करने में मेरी मदद करता था और हम दोनों लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करते थे। एक दिन कॉलेज की कैंटीन के बाहर बेंच पर बैठकर हम दोनों अपने थीसिस की फाइलें देख रहे थे। किसी बात पर रोहन ने एक चुटकुला सुनाया और मैं खुलकर हंस पड़ी। उसी वक्त ऋषभ के बिजनेस का एक मुंशी उधर से गुजरा। उसने हम दोनों को इस तरह हंसते बोलते देखा और तुरंत अपने मालिक यानी ऋषभ के कान भर दिए। छोटी सरकार, भाभी जी को कॉलेज में किसी गैर लड़के के साथ बहुत नजदीकी से हंसते बोलते देखा है। माहौल ठीक नहीं लग रहा था। जब मैं उस शाम करीब 6 बजे घर लौटी तो घर की हवाएं बर्फीली हो चुकी थी। नौकरों ने डरते डरते मुझे बताया कि छोटे सरकार अपनी स्टडी रूम में हैं और उन्होंने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। मैं घबरा कर स्टडी रूम की तरफ गई और जैसे ही अंदर दाखिल हुई, ऋषभ ने पीछे से बढ़कर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। यह रोहन कौन है अनामिका? ऋषभ की आवाजों में वो खामोश दहाड़ थी जो अमूमन उसके बिजनेस के दुश्मनों को डराती थी। मैं उसकी इस टोन से भड़क गई। मैंने कहा, वह मेरा क्लासमेट है ऋषभ। हम अपने फाइनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे।
क्यों, क्या हुआ? प्रोजेक्ट पर काम करते हुए इतनी नजदीकियां, इतनी हंसी मजाक। ऋषभ ने अपनी मेज पर हाथ मारते हुए कहा, अनामिका, मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा है, अपनी और मेरे परिवार की मर्यादाओं को बाजार में नीलाम करने के लिए नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी पत्नी किसी पराये मर्द के साथ इस तरह सड़कों और कैंटीन में दांत निपोरती फिरे। लोग बातें बना रहे हैं, तुम्हें इसका अंदाजा है? पराया मर्द और दांत निपोरना जैसे शब्दों ने मेरे भीतर के लावा को भड़का दिया। मुझ पर शक, वह भी एक सहपाठी को लेकर जिसके साथ मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही थी। ऋषभ, आपकी सोच इतनी घटिया और छोटी होगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप मुझ पर नजर रख रहे हैं, अपने मुंशी नौकरों से मेरी जासूसी करवा रहे हैं। आपको अपनी पत्नी के चरित्र पर भरोसा नहीं है। जिस रिश्ते में भरोसा ही नहीं है, वह रिश्ता सिर्फ एक समझौता है, और मैं किसी समझौते को ढोने के लिए पैदा नहीं हुई हूं। चरित्र की बात तुम मत करो अनामिका। ऋषभ भी अपनी जिद के आखिरी छोर पर पहुंच गया था। भरोसा व्यवहार से आता है। तुम्हारी ये मनमानियां, तुम्हारा हर बात पर मुझसे जबान लड़ाना, यह साबित करता है कि तुम्हें इस शादी और मेरे स्वाभिमान की कोई परवाह ही नहीं है। जरा देखो मेरी बड़ी बहनों को, वे भी जमशेदपुर और रांची के बड़े घरानों की बहुएं हैं। आज तक उनके पतियों ने उन पर एक उंगली भी नहीं उठाई, क्योंकि वे जानती है कि मर्यादा क्या होती है। बहनों की तुलना आते ही मेरे दिमाग में दीक्षा दीदी की बातें गूंज उठी। मैंने चिल्लाकर कहा, तो जाकर अपनी उन सर्वगुण संपन्न बहनों से ही शादी कर लेते। मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं बन सकती कि तुम रिमोट दबाओ और मैं नाचूं। अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही शक है तो मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना। ठीक है, तो मत रहो, लेकिन याद रखना अनामिका, अगर आज तुम इस चौखट को पार कर कर गई तो सैन परिवार का यह लड़का दोबारा तुम्हें मनाने तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा। मेरा भी अपना एक आत्मसम्मान है। ऋषभ ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में अपनी जिद की घोषणा कर दी। वह रात हमारे रिश्ते के लिए कयामत की रात बन गई। हम दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। दोनों अपनी अपनी जगह खुद को सही और दूसरे को अत्याचारी मान रहे थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी, मैंने अपना बैग उठाया और बिना ऋषभ या उसके पिता से बात किए धनबाद स्टेशन के लिए निकल गई। मेरे भीतर एक भयंकर आक्रोश और जिद थी कि जब तक ऋषभ खुद रोते हुए मुझसे माफी नहीं मांगेगा, मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। जब मैं हजारीबाग अपने मायके की उस परिचित सरकारी कोठी के सामने उतरी तो सुबह के 8 बज रहे थे। मुझे लगा था कि अपने घर पहुंचकर मेरी आत्मा को जो सुकून मिलेगा वह मेरे सारे घावों को भर देगा, लेकिन नियति ने मेरे लिए जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें राहत का एक भी पन्ना नहीं था। घर पहुंचते ही माँ ने जब मेरा उतरा हुआ चेहरा और हाथ में सूटकेस दिखा तो वे सब समझ गईं। जब मैंने रो रो कर उन्हें ऋषभ की शक, उसकी कंट्रोलिंग बिहेवियर और मुंशी द्वारा जासूस कराने की बात बताई तो एक सुलझी हुई माँ की तरह मुझे शांत करने या रिश्ता बचाने की सलाह देने के बजाय वे खुद विकराल रूप धारण कर बैठे। उस कोयला व्यापारी के बेटे की इतनी हिम्मत! माँ ने लिविंग रूम में टहलते हुए चिल्ला कर कहा, मेरी बेटी पर शक करेगा वह? धनबाद का सबसे बड़ा रसूखदार बनता है तो क्या मेरी बेटी उसकी दासी है? अनामिका, तूने बिल्कुल ठीक किया जो उस घर को लात मार दी। उसे पता चलना चाहिए कि हमारे परिवार की बेटियां झुकती नहीं हैं। 2 दिन में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी जब घर सूना लगेगा। माँ की अपनी वैवाहिक जिंदगी की कड़वाहट और पुरुषों के प्रति उनका गुस्सा मेरी इस जलती हुई आग में पेट्रोल का काम कर गया। लेकिन कहानी का असली झटका मुझे तब लगा जब मेरे पिता दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकले। उनके चेहरे पर वन विभाग की नौकरी के आखिरी सालों की थकान और एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने मुझे देखा, मेरे सूटकेस को देखा और फिर गहरी उदासी से भरी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, अनामिका, यह क्या तमाशा है? पिताजी, ऋषभ ने मुझ पर, मैंने सब सुन लिया जो तुमने अपनी माँ से कहा। पिता ने मुझे बीच में ही टोक दिया। उनकी आवाज में आज वह ढीलापन नहीं था जो माँ के सामने अक्सर होता था।
एक पढ़ी लिखी लड़की से मुझे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। शादी कोई कॉलेज का वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है अनामिका, जहां तुम अपनी दलीलों से जीत जाओ और ट्रॉफी लेकर घर आ जाओ। एक पुरुष अगर अपनी पत्नी को लेकर थोड़ा फिक्रमंद है, उसे टोकता है, तो उसे शक का नाम देकर तुम अपना घर छोड़कर भाग आई, और प्रभा तुम इसे बढ़ावा दे रही हो। पिता मां पर बिफर पड़े। आप तो चुप ही रहिए, मां चिल्लाई। जिंदगी भर आपने दफ्तर के अफसरों के सामने घुटने टेके हैं, और यहां मेरे सामने। आपको क्या पता कि आत्मसम्मान क्या होता है? चुप, मैं नहीं रहूंगा आज। पिता की आवाज गूंज उठी। उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाई और बहुत कड़े शब्दों में कहा, अनामिका, हमारी परंपराओं में बेटी की डोली जब एक बार उठ जाती है तो उसकी अर्थी ही उस घर से निकलनी चाहिए। तुम इतनी छोटी सी बात पर अपने इस नाजायज अहंकार के कारण उस लड़के का घर छोड़कर यहाँ आ गई। अगर आज तुम यहाँ बैठ गई तो कल समाज थूकेगा तुम पर। वापस जाओ अपने घर इसी वक्त। पिताजी की यह धुतकार सीधे मेरे कलेजे के पार हो गई। जिस पिता को मैंने हमेशा अपनी ढाल समझा था, जिनकी परछाई बनकर मैं बड़ी हुई थी, वहीं आज मेरी मानसिक तड़प को समझे बिना मुझे उस जेल में वापस धकेलना चाहते थे। मेरे भीतर के स्वाभिमान को बहुत गहरी चोट लगी। मैंने रोते हुए चीख कर कहा, पिताजी, आप नहीं जानते कि ऋषभ ने मेरी चरित्र पर उंगली उठाई है। मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी जब तक वह खुद यहाँ आकर अपने घुटनों पर बैठकर अपनी गलती नहीं मानता। पिता ने निराशा में अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने अपनी फाइल उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, तो फिर याद रखना अनामिका, इस नारायण परिवार की कोठी के दरवाजे भी तुम्हारे इस अंधे अहंकार के लिए हमेशा खुले नहीं रहेंगे। अगर तुम अपना घर नहीं संभाल सकती तो मेरे लिए भी तुम एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं रहोगी। पिता के वे शब्द, एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं रहोगी, मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। मुझे उस दिन समझ आया कि इस दुनिया में जब आपका पति आपसे दूर होता है तो आपका सगा बाप भी आपको एक बोझ की तरह देखने लगता है। उधर ऋषभ ने मेरे छोटे भाई अखिलेश को फोन किया। उसने सिर्फ इतना पूछा, अनामिका हजारीबाग पहुंच गई है? अखिलेश ने कहा, हाँ पहुंच गई है। ऋषभ ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। ना उसने मुझसे बात करने की कोशिश की, ना मैंने उसे कोई संदेश भेजा। हम दोनों अपनी अपनी जिद के ऊंचे पहाड़ों पर बैठ गए, यह देखने के लिए कि समय की इस जंग में पहले कौन घुटने टेकता है। वक्त थोड़ा बीत गया। अब मेरी शादी टूटने की कगार पर थी। हजारीबाग के उस सरकारी क्वार्टर में रोज माँ और पिता के बीच मेरे रुकने को लेकर कड़वी बहसें होती थी। पिता मुझे देखना नहीं चाहते थे और माँ मेरे पक्ष में पिता को कोसती रहती थी। मैं अपने ही कमरे में कैद होकर रह गई थी। एमए की पढ़ाई छूट चुकी थी क्योंकि फाइनल एग्जाम धनबाद में होने थे और मैं वहां जाने को तैयार नहीं थी। मेरी जिंदगी एक बंद सुरंग की तरह हो गई थी, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। इसी संकट के बीच मेरी बड़ी बहन दीक्षा दीदी अपनी ससुराल जमशेदपुर से हजारीबाग आई थी। दीदी जब गाड़ी से उतरी तो उनके गले में हीरो का सेट था और वे हमेशा की तरह बेहद खुश और समृद्ध दिख रही थी। घर आते ही जब उन्होंने माँ से मेरी और ऋषभ की पूरी लड़ाई, कॉलेज का किस्सा और पिता की दुत्कार के बारे में पता चला तो वे तुरंत मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे गले लगाया और बहुत सहानुभूति भरे लहजे में कहा, अनामिका मेरी भोली बहन, तू कितनी नादान है। और पिताजी तो बिल्कुल पुराने जमाने के हैं, उन्हें तो बस बेटियों को विदा करके पल्ला झाड़ना आता है। तो बिल्कुल मत रो। दीदी ने माँ के सामने बैठकर चाय पीते हुए मुझसे कहा, अनामिका तूने बिल्कुल सही किया जो ऋषभ को उसकी औकात दिखा दी। इन पुरुषों की फितरत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर शुरुआत में तू झुक जाती ना तो वह जिंदगी भर तेरी मुंशी से जासूसी करवाता और तू घर में दासी बनकर रह जाती। अच्छा हुआ जो तूने उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया। पुरुषों को जब तक सबक ना दो उन्हें औरत की कीमत समझ नहीं आती। दीदी की बातें उस वक्त मुझे मरहम जैसी लगी। मुझे लगा कि इस पूरे घर में सिर्फ दीक्षा दीदी ही है जो मेरी आधुनिक सोच और मेरे आत्मसम्मान को समझ पा रही है।
दीदी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए एक प्रस्ताव रखा। देख अनामिका, यहाँ हजारीबाग में रहकर रोज पिताजी की बातें सुनेगी तो डिप्रेशन में चली जाएगी। तेरी पढ़ाई भी छूट रही है। तू एक काम कर, मेरे साथ जमशेदपुर चल। मेरा इतना बड़ा बंगला है। अभय अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं। मैं वहां अकेली बोर होती हूँ। तू मेरे साथ रहेगी तो मेरा मन भी बहल जाएगा। हम घूमेंगे फिरेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब ऋषभ को पता चलेगा कि उसकी पत्नी धनबाद छोड़कर जमशेदपुर जैसे बड़े शहर में अपनी अमीर बहन के साथ ऐश कर रही है, तो उसका पुरुष अहंकार खुद ब खुद चूर चूर हो जाएगा। वह खुद लाइन पर आएगा। माँ को दीदी का यह आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ अनामिका, दीक्षा बिल्कुल ठीक कह रही है। तू इसके साथ चली जा। यहाँ रहकर पिताजी के ताने सुनने से बेहतर है कि तू जमशेदपुर में अपनी बहन के साथ रहे। पिता हमेशा की तरह चुप रहे। उन्होंने बस एक गहरी ठंडी सांस ली और अपने अखबार के पीछे चेहरा छिपा लिया। मुझे भी लगा कि दीदी मेरी सबसे बड़ी शुभचिंतक है। वे अपने ससुराल में इतनी खुश हैं। अभय जी उन्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखते हैं। समाज में उनका इतना बड़ा नाम है। तो दीदी जो भी रणनीति बता रही है वह मेरी जिंदगी को बचाने और ऋषभ को सही रास्ते पर लाने के लिए बिल्कुल सही होगी। मैं दीदी के उस बुने हुए जाल को समझ नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि दीदी की इस अत्यधिक सहानुभूति के पीछे एक बहुत ही बारीक अदृश्य ईर्ष्या और एक खतरनाक खेल छुपा हुआ था। मैं अपना सूटकेस दोबारा बांधकर दीक्षा दीदी के साथ उनकी चमचमाती गाड़ी में बैठकर जमशेदपुर के लिए रवाना हो गई। मुझे लगा था कि मैं अपनी आज़ादी और स्वाभिमान की तरफ बढ़ रही हूँ, लेकिन हकीकत यह थी कि मैं एक ऐसे दलदल की तरफ कदम बढ़ा रही थी जहां जाने के बाद रिश्तों की रही सही मर्यादा भी तार तार होने वाली थी। जमशेदपुर में दीदी का वह घर सचमुच आलीशान था। संगमरमर के फर्श, बड़े बड़े झूमर और हर काम के लिए नौकरों की फौज। शुरुआती एक हफ्ता बहुत शानदार बीता। दीदी मुझे शहर के सबसे महंगे मॉल्स में ले जाती, ब्यूटी पार्लर ले जाती और देर रात तक हम लोग घर के बाहर बैठकर बातें करते। दीदी अक्सर कहती थी कि देख अनामिका, जिंदगी इसे कहते हैं। पुरुष को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बना कर रखो और खुद रानी की तरह जियो। ऋषभ को तरसने दे। जब तक वह तेरे पैरों में ना गिरे तब तक उसे घास मत डालना। मैं दीदी की बातों पर मुस्कुरा देती, लेकिन मेरे भीतर का अर्थशास्त्री और एक खाली दिल मुझे अंदर ही अंदर कचोटता था। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मुझे धनबाद के उस सैन विला का वो शांत स्टडी रूम याद आता था जहां ऋषभ बैठकर काम करता था। मुझे याद आता था कि भले ही ऋषभ सख्त था, लेकिन उसने कभी मुझसे ऊंची आवाज में गाली गलौज नहीं की थी। और फिर जमशेदपुर में रहते हुए मेरे 15 दिन बीत गए। धीरे धीरे उस आलीशान बंगले के बंद कमरों के पीछे छिपा वो भयानक और कड़वा सच मेरे सामने आने लगा, जिसने मेरी रूह को कपा दिया और मेरी आंखों से वह चश्मा उतार दिया जो दीक्षा दीदी ने मुझे पहनाया था। कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और यह बात दीक्षा दीदी की जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठी थी। जो दीदी हजारीबाग आकर अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की कसीदे पढ़ती थी, उनकी असल जिंदगी का सच इतना खोखला और बदबूदार था कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तीसरे हफ्ते की एक रात अभय जी, मेरे जीजा जी, बिजनेस ट्रिप से वापस लौटे। वे दिखने में बहुत सभ्य थे, लेकिन उस रात वे अत्यधिक शराब के नशे में धुत थे। मैं अपने कमरे में पड़ रही थी, तभी अचानक दीक्षा दीदी के कमरे से चिल्लाने और चीजें फेंकने की आवाजें आने लगी। मैं घबराकर उनके कमरे की तरफ भागी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले की जमीन खिसका दी। अभय जी दीक्षा दीदी का बाल पकड़कर उन्हें झकझोर रहे थे और बेहद गंदी गालियां दे रहे थे। वे चिल्ला रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिजनेस अकाउंट से 50,000 रुपए निकालने की? तुम इस घर में सिर्फ एक 100 पीस हो दीक्षा। समाज को दिखाने के लिए मेरी बीवी बनी रहो, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। और हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा उस बुटीक वाले के साथ क्या चल रहा है, इसीलिए अपनी जबान बंद रखो। दीदी जो हजारीबाग में सिरनी की तरह दहाड़ती थी,
उस वक्त अभय जी के पैरों में गिरकर रो रही थी। अभय, प्लीज धीरे बोलिए, अनामिका आई हुई है, मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाइए। इज्जत? कैसी इज्जत? अभय ने उन्हें लात मारकर दूर किया और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के पीछे छिपकर यह सब देख रही थी। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। अगले दिन सुबह जब दीक्षा दीदी नाश्ते की मेज पर आई तो उनकी आंखों के नीचे काले निशान थे, जिन्हें उन्होंने कंसीलर और मेकअप से छिपाने की नाकाम कोशिश की थी। उनके चेहरे पर वह झूठी मुस्कान थी। दीदी, रात को क्या हुआ था? मैंने बहुत धीरे से पूछा। दीदी की मुस्कान गायब हो गई। उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। वे बोली, कुछ नहीं अनामिका, मियाँ बीवी में थोड़ा बहुत तो होता ही है। तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे, तू बस अपने केस पर ध्यान रख। ऋषभ को सबक सिखाना है ना? उस पल मुझे दीक्षा दीदी की आंखों में एक अजीब सी क्रूरता और ईर्ष्या दिखाई दी। मुझे अचानक सब कुछ समझ आ गया। दीक्षा दीदी की अपनी शादीशुदा जिंदगी एक नरक थी। अभय का किसी और औरत के साथ अफेयर था और वे दीदी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दीदी सिर्फ समाज और मायके के सामने अपनी झूठी साख बचाने के लिए खुश होने का नाटक करती थी। और सबसे भयानक सच यह था कि दीदी मुझसे ईर्ष्या करती थी। वे नहीं चाहती थी कि मेरी शादी धनबाद के इतने बड़े और शरीफ घराने में कामयाब हो। वे जानती थी कि ऋषभ एक ईमानदार और सभ्य लड़का है जो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा। दीदी को यह बर्दाश्त नहीं था कि उनकी छोटी बहन उनसे ज्यादा सुखी और सम्मानजनक जीवन जिए। इसीलिए उन्होंने सहानुभूति का मुखौटा पहनकर जानबूझकर मुझे भड़काया, ऋषभ के खिलाफ मेरी जिद को हवा दी और मुझे अपने घर ले आई ताकि मेरा बसा बसाया घर पूरी तरह उजाड़ हो जाए। वे मुझे भी अपनी तरह एक हताश और अकेली औरत बनाना चाहती थी। दीदी, मैंने बहुत ठंडी आवाज में कहा, आप मेरा घर बसाना चाहती हैं या उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती हैं? दीदी ने मुझे घूर कर देखा। यह कैसा सवाल है अनामिका? मैंने रात को सब देख लिया है और सुन लिया है। दीदी, मैंने खड़े होते हुए कहा, जो औरत खुद अपनी शादी के नरक में जल रही है वह मुझे स्वाभिमान का पाठ पढ़ा रही थी। आप चाहती थे कि मैं भी ऋषभ को छोड़ दूं ताकि हम दोनों बहनें बराबर हो जाएं। कितनी घटिया सोच है आपकी। दीदी का मुखौटा पूरी तरह उतर गया। वे अपनी कुर्सी से उठी और तीखे स्वर में बोली, हाँ तो क्या गलत चाहती हूँ? तू बड़ी आई सती सावित्री बनने, धनबाद के सैन विला की रानी बनेगी तू। जाकर देख, ऋषभ सैन ने पिछले 3 महीनों में तुझे एक बार भी फोन किया? पुरुष सब एक जैसे होते हैं। तू वापस जाएगी भी तो वह तुझे पैरों की जूती बनाकर रखेगा। जा भुगत फिर। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं बल्कि पछतावा के आंसू थे। मुझे समझ आ गया था कि बाहरी दुनिया के इस झूठे दिखावे, माँ की महत्वाकांक्षा और बहन की इस जहरीली ईर्ष्या ने मिलकर मेरे हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया था। मैंने उसी वक्त अपना सूटकेस उठाया। मैं जा रही हूँ दीदी, मैंने कहा, लेकिन मैं ऋषभ के पैरों में गिरने धनबाद नहीं जा रही। मैं पहले खुद को इस काबिल बनाऊंगी कि मुझे किसी के टुकड़ों पर या किसी की झूठी सहानुभूति पर ना जीना पड़े। मैं जमशेदपुर के उस आलीशान लेकिन खोखले बंगले से बाहर निकल आई। उस दिन मेरे जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया था और एक बेहद कठिन, संघर्षपूर्ण नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। जमशेदपुर छोड़ने के बाद मैं वापस हजारीबाग नहीं गई। मुझे पता था कि वहां जाने पर पिता के ताने और माँ की वही पुरानी बातें मुझे तोड़ देगी। मैंने सीधा रुख किया रांची का। रांची में एक मेरी पुरानी सहेली रहती थी, पल्लवी, जो एक हॉस्टल में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। मैंने पल्लवी से मदद मांगी और उसके हॉस्टल के पास ही एक छोटा सा सिंगल रूम किराए पर ले लिया। मेरे पास बहुत कम पैसे बचे थे जो मुझे हजारीबाग से निकलते वक्त पिता ने चुपके से मेरे हाथ में दिए थे। पिता भले ही कड़े थे, लेकिन शायद उनके भीतर अपनी बेटी के लिए एक अनकहा दर्द भी था। मैंने रांची के वीमेंस कॉलेज में संपर्क किया और पता चला कि कतरन के रूप में छूटी हुई मेरी एमए की पढ़ाई को मैं वहां से कंटिन्यू कर सकती हूँ, बशर्त मैं यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले आऊँ। मैंने बिना समय गवाए सारे कागजी काम पूरे किए
और रांची में रहकर अपनी एमए इकोनॉमिक्स की फाइनल सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर दी। वह साल मेरी जिंदगी का सबसे कठिन और तड़प से भरा साल था। एक छोटे से सीलन भरे कमरे में, जहां सिर्फ एक सिंगल बेड और एक टेबल थी, मैं रात रात भर जागकर पढ़ती थी। जब भी रात को खिड़की से ठंडी हवा आती, मुझे धनबाद के वो सालिशान कमरे और ऋषभ की याद आती। मुझे याद आता कि कैसे वह मेरे देर से आने पर परेशान हो जाता था। अब मुझे समझ आ रहा था कि उसका वह टोकना सख्त से ज्यादा इस क्रूर दुनिया से मुझे बचाने की एक अपरिपक्व कोशिश थी। लेकिन मेरा अहंकार उस वक्त इतना बड़ा था कि मैंने उसकी भावनाओं को नहीं समझा। मैंने अपनी पूरी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में झोंक दी। जब एमए का रिजल्ट आया तो मैंने पूरे रांची विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरी इस सफलता ने मुझे एक नई पहचान दी। जल्द ही रांची के ही एक प्रतिष्ठित गर्ल्स डिग्री कॉलेज में इकोनॉमिक्स के जूनियर लेक्चरर के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। अब मेरे पास अपनी सैलरी थी, अपना सम्मान था और अपना एक ठिकाना था। इन सालों के अलगाव, दीक्षा दीदी के धोखे और अकेलेपन की भट्टी ने मुझे भीतर से पूरी तरह बदल दिया था। मेरी आंखों की वह अलहड़ चंचलता अब एक गंभीर, शांत और फौलादी गरिमा में बदल चुकी थी। कॉलेज में लड़कियां मुझसे डरती थीं क्योंकि मैं अनुशासन की पक्की थी। मैं अब बात बात पर बहस नहीं करती थी, बल्कि मेरी खामोशी ही सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करा देती थी। लेकिन इस सफलता के बावजूद जब मैं शाम को अपने फ्लैट पर लौटी, अब मैंने एक अच्छा फ्लैट ले लिया था, तो वह सूनापन मुझे खाने को दौड़ता था। मैं अकेले बैठकर चाय पीती और सोचती, इस सफलता का क्या मोल, जब इसे शेयर करने के लिए वो इंसान ही साथ नहीं है जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे। क्या ऋषभ भी धनबाद में इसी तरह अकेला होगा? क्या वह मुझे याद करता होगा, या उसने मुझे हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया है? जब इंसान के पास सब कुछ होता है, अथाह पैसा, समाज में रसूख, आलीशान गाड़ियां और नौकरों की फौज, तब अक्सर दुनिया को लगता है कि वह सबसे सुखी इंसान है। लेकिन धनबाद के उस विशाल सैन विला के बंद कमरों से पूछोगे सुख की परिभाषा क्या होती है? अनामिका के जाने के बाद वह घर सिर्फ ईंट पत्थरों का एक ढांचा बनकर रह गया था, जिसमें से उसकी आत्मा गायब हो चुकी थी। ऋषभ सेन हमेशा की तरह सुबह 7 बजे उठता था, लेकिन अब उसके उठने में वह पुराना उत्साह नहीं था। पहले जब वह आंखें खोलता था तो कमरे में साड़ी की सरसराहट, अनामिका के बालों से आने वाली मोगरे की महक और उसकी चाय के कप की खाना गूंजती थी। भले ही दोनों में वैचारिक मतभेद थे, बहस होती थी, लेकिन उस बहस में भी एक जिंदगी थी। अब वहां सिर्फ एक डरावनी खामोशी थी। ऋषभ बिस्तर से उठता, डाइनिंग टेबल पर जाता, बूढ़े नौकर चाय का कप ला कर रख देते। छोटे सरकार, आज नाश्ते में क्या बनाएं? काका ने डरते डरते पूछा। कुछ नहीं काका, बस 1-2 टोस्ट दे दो, ऋषभ ने बिना अखबार से नजरें हटाए कहा। लेकिन सच तो यह था कि अखबार की सुर्खियां उसकी आंखों के सामने धुंधली थी। उसे सिर्फ अनामिका का वह चेहरा याद आ रहा था, जब वह नाश्ते की मेज पर चम्मच पटक कर कहती थी, क्या शादी का मतलब अपनी आजादी को गिरवी रख देना है? उस वक्त ऋषभ का पुरुष अहंकार 7वें आसमान पर था। उसे लगता था कि वह अपने घर की मर्यादा की रक्षा कर रहा है। वह सोचता था कि अनामिका का उस लड़के रोहन के साथ हंसना बोलना उसके खानदान के नाम पर कलंक लगा रहा था। लेकिन जैसे जैसे महीने साल में बदलने लगे, ऋषभ को अकेलेपन ने भीतर से खोखला करना शुरू कर दिया। शादी के ठीक 2 साल बाद ऋषभ के बुजुर्ग पिता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पिता के जाने के बाद वह विशाल बंगला और भी भयानक हो गया। जब पिता का शव आंगन में रखा था, तब ऋषभ ने चारों तरफ देखा। उसकी दोनों बहनें अपने पतियों के साथ आई थीं, रो रही थीं, लेकिन ऋषभ की आंखें उस भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, अनामिका। अगर अनामिका यहाँ होती तो वह इस दुख की घड़ी में उसका हाथ थाम लेती। ऋषभ को लगा कि अनामिका का दिल पत्थर का हो चुका है। उसकी जिद ने उसे इतना अंधा कर दिया है कि वह पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई। ऋषभ ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया।
वह सुबह 8 बजे अपने ऑफिस और खदानों के दफ्तरों के लिए निकलता और रात को 12-1 बजे तक वही फाइलों में डूबा रहता। उसने अपने बिजनेस को 3 गुना बढ़ा लिया। अब हर जगह सैन लॉजिस्टिक्स का नाम था। लेकिन इस सफलता का वह क्या करता? जब रात को थक कर घर लौटा तो उस 5 बेडरूम के आलीशान विला में उसका स्वागत करने के लिए सिर्फ खामोश दीवारें होती थी। एक रात ऋषभ अपनी स्टडी रूम में बैठकर शराब का ग्लास हाथ में लिए अनामिका की एक पुरानी तस्वीर को देख रहा था। यह तस्वीर उसकी शादी के ठीक बाद की थी, जिसमें अनामिका एक हल्की नीली साड़ी में उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा अनामिका? ऋषभ ने हवा में सवाल उछाला। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर ग्लास में गिर गया। क्या मेरी फिक्र, मेरा तुम्हें सुरक्षित रखने का तरीका इतना गलत था कि तुमने मुझे इस नरक में अकेले तड़पने के लिए छोड़ दिया? माना कि मैंने शक किया, लेकिन क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं था? तुम एक बार आकर मुझसे लड़ सकती थी, मेरा कॉलर पकड़कर सच बता सकती थी, लेकिन तुम तो भाग गई अपनी माँ और अपनी उस चालाक बहन दीक्षा के पास। ऋषभ को किसी के जरिए पता चला था कि अनामिका हजारीबाग छोड़कर जमशेदपुर में अपनी बहन दीक्षा के घर रह रही है। ऋषभ को लगा कि अनामिका वहां ऐश कर रही है, पार्टियों में जा रही है और उसे यहाँ तड़पने के लिए छोड़ दिया। उसे क्या पता था कि जमशेदपुर में अनामिका किस नरक से गुजर रही थी। इस गलतफहमी ने ऋषभ के दिल में एक और गांठ बांध दी थी। वह सोचता था कि अनामिका को उसकी कोई जरूरत नहीं है। 5 साल बीत गए। 5 सालों में ऋषभ सेन ने दुनिया की हर सुख सुविधा खरीद ली, लेकिन वह रात की चैन और दिल का सुकून नहीं खरीद सका। वह अंदर से एक ऐसा बूढ़ा इंसान बन चुका था जिसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। वह बस एक मशीन की तरह जी रहा था, जिसे समय पर चलना था और समय पर बंद होना था। कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो समय आज आपको अर्श पर बिठाता है, वही कल आपको फर्श पर लाकर खड़ा कर देता है। हजारीबाग के उस नारायण परिवार में भी समय ने अपना भयानक चक्र बदला था। अनामिका के रांची जाने के बाद कोठी का माहौल पूरी तरह बदल गया था। पिता सुरेश नारायण की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वन विभाग से रिटायर होने के बाद उन्हें जो फंड मिला था, वह भाई अखिलेश ने अपने गलत दोस्तों, जुए और सट्टे की लत में धीरे धीरे सब उड़ा दिया। घर पर कर्जदारों के फोन आने लगे थे। माँ प्रभा नारायण, जो कभी हजारीबाग में अपनी रसूखदारी की धौंस जमाती थी, अब परेशान रहने लगी थी। और सबसे बड़ा वज्रपात तब हुआ जब जमशेदपुर से दीक्षा दीदी का वह सच पूरी तरह उजागर हो गया, जिसे वे सालों से छिपाती आ रही थी। एक दोपहर अभय जीजा के पिता खुद हजारीबाग आए। उन्होंने माँ और पिता के सामने कुछ कागजात रखे और कहा, सुरेश जी, आपकी बेटी दीक्षा ने हमारे घर को नरक बना दिया है। वह सिर्फ पैसों की भूखी है। उसने अभय पर झूठे आरोप लगाए हैं, जबकि सच यह है कि उसका अपना चाल चलन ठीक नहीं है। हम उसे तलाक दे रहे हैं और वह इस वक्त जमशेदपुर के एक फ्लैट में किसी और के साथ रह रही है। यह सुनना माँ प्रभा के लिए ऐसा था जैसे किसी ने उनके कलेजे में खंजर घोंप दिया हो। जिस बेटी को वे अपनी नाक समझती थी, जिसके अमीर ससुराल के किस्से वे पूरे हजारीबाग में सुनाती थी, वह इतनी खोखली निकली। और उसी दीक्षा ने अनामिका का घर भी तुड़वाया था। माँ को अपनी पूरी जिंदगी एक भूल की तरह दिखने लगी। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने भी अनामिका को ऋषभ के पास वापस जाने से रोका था, कैसे उन्होंने दीक्षा की बातों में आकर अनामिका को जमशेदपुर भेजा था। पिता सुरेश नारायण ने उस दिन बिस्तर पर पड़े पड़े पत्नी को देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, प्रभा, मैंने तुमसे कहा था ना, लेकिन तुमने दीक्षा के लालच को गुरूर समझा और अनामिका के सच्चे स्वाभिमान को कुचल दिया। आज देखो, हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई और इसके जिम्मेदार हम हैं, खासकर तुम्हारी वो अंधी महत्वाकांक्षा। माँ उस दिन फुट फुट कर रोई। उनका सारा अहंकार, सारी अकड़ उस दिन हजारीबाग की मिट्टी में मिल गई। वे उसी रात हजारीबाग से रांची जाने वाली बस में बैठ गई। उन्हें पता चला था कि अनामिका रांची के वीमेंस कॉलेज में प्रोफेसर बन चुकी है
और एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती है। जब सुबह के 6 बजे माँ ने रांची के लालपुर स्थित अनामिका के फ्लैट की घंटी बजाई तो अनामिका ने दरवाजा खोला। अनामिका के हाथ में अर्थशास्त्र की कुछ कॉपियां थीं, आंखों पर चश्मा था और वह हमेशा की तरह शांत और गंभीर दिख रही थी। माँ, आप यहाँ? अनामिका की आवाज में ना तो कोई नफरत थी और ना ही बहुत ज्यादा उत्साह। वह बस एक पेशेवर शालीनता थी। माँ ने अनामिका को देखा। वह अलहड़ चंचल लड़की अब एक अत्यंत परिपक्व और रोबीली महिला बन चुकी थी। माँ ने बिना कुछ सोचे अनामिका के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। अनामिका, मुझे माफ कर दे बच्ची, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने दीक्षा की बातों में आकर तेरा घर उजाड़ दिया। मुझे पता चल गया कि दीक्षा ने तेरे साथ क्या खेल खेला था। उसका घर तो पहले ही टूटा हुआ था। वह तुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती थी। मुझे माफ कर दे। अनामिका ने झुककर माँ को उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे ठंडे थे। उसने माँ को सोफे पर बिठाया और पानी का ग्लास लेते हुए कहा, माँ, शांत हो जाइए। जो होना था वह हो चुका। मैंने दीक्षा दीदी को बहुत पहले ही माफ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है कि इस दुनिया में आपके अपने भी आपके सुख से ईर्ष्या कर सकते हैं। और पिताजी कैसे हैं? तेरे पिता बहुत बीमार हैं अनामिका। वे दिन रात सिर्फ तेरा नाम लेते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को बोझ कहकर बहुत बड़ा पाप किया है। माँ ने सिसकते हुए कहा। अनामिका ने एक गहरी सांस ली। उसने कहा, माँ, मैं पिताजी से नाराज नहीं हूं। उन्होंने जो कहा वह उस वक्त के समाज के हिसाब से सही था। आप चिंता मत कीजिए। मैं अपनी सैलरी से हर महीने पिताजी के इलाज के लिए पैसे भेजती हूँ और आगे भी भेजती रहूंगी। आप अब यहीं मेरे साथ रहिए। माँ ने अनामिका को देखा और मन ही मन सोचा, यह लड़की कितनी महान हो चुकी है, लेकिन इसके भीतर का जो खालीपन है, जो सूनापन है, उसे सिर्फ एक ही इंसान भर सकता है, ऋषभ सेन। लेकिन क्या ऋषभ कभी वापस आएगा? समय बीतता गया। अनामिका अब रांची के उस कॉलेज में इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने की कगार पर थी। पूरा कॉलेज उसे एक कड़क, अनुशासित और लोहे की महिला के रूप में जानता था। उसकी जिंदगी का एक ही नियम था, सिर्फ काम और पढ़ाई। तभी रांची विश्वविद्यालय ने एक बहुत बड़े झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में राज्य के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों, प्रोफेसरों और उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया था, ताकि झारखंड के विकास का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके। अनामिका को कॉलेज की तरफ से मुख्य वक्ता चुना गया था। सेमिनार का दिन आया। रांची के बड़े 5 स्टार होटल के हॉल में भारी भीड़ थी। चारों तरफ कैमरे, मीडिया और सुरक्षा कर्मी तैनात थे। अनामिका ने एक डार्क ग्रे कलर की फॉर्मल कॉटन साड़ी पहनी थी। बाल करीने से बंधे थे और आंखों पर उसका वही बड़ा चश्मा था। वह मंच पर बैठी अपने फाइलों को देख रही थी। तभी उद्घोषक ने माइक पर घोषणा की, अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री ऋषभ सेन जी को, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। ऋषभ सेन। यह नाम कानों में पड़ते ही अनामिका के हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा कि उसकी सांस रुक जाएगी। उसने अपनी नजरें उठाई और मुख्य द्वार की तरफ देखा। वहां से ऋषभ सेन अंदर आ रहा था। वह ब्लैक सूट में था। उसका वजन काफी घट चुका था। चेहरे पर परिपक्वता और एक अजीब सी उदासी की गहरी लकीरें थी, लेकिन उसकी चाल में वही पुराना रौब था। इतने सालों बाद अनामिका अपने पति को देख रही थी। ऋषभ मंच की तरफ बढ़ा। उसने कुर्सियों की तरफ देखा और अचानक उसकी नजर मंच पर बैठी अनामिका पर पड़ी। ऋषभ के पैर वहीं ठिठक गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस अनामिका को वह हजारीबाग या जमशेदपुर की गलियों में ढूंढ रहा था, वह रांची के इतने बड़े मंच पर एक सम्मानित प्रोफेसर के रूप में उसके सामने खड़ी होगी। दोनों की आंखें मिली। उस हॉल में 500 लोग मौजूद थे। तालियां गूंज रही थी, लेकिन उन दोनों के लिए जैसे पूरा ब्रह्मांड ठहर गया था। नफरत, शिकायत, गुस्सा, तड़प, प्यार और अकेलेपन के सारे जज्बात उन कुछ पलों की खामोशी में
एक दूसरे से टकरा रहे थे। अनामिका ने खुद को संभाला। उसने अपने भीतर के अर्थशास्त्री को जगाया और अपनी भावनाओं को अपने अनुशासन के पीछे छिपा दिया। जब उसका नाम पुकारा गया, वह माइक पर आई। उसकी आवाज बिना किसी कंपन के पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने कोयला खदानों के मजदूरों की स्थिति और लॉजिस्टिक्स के कुप्रबंधन पर इतना सटीक और व्यवहारिक भाषण दिया कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ऋषभ अग्रिम पंक्ति में बैठा था, सिर्फ उसे देख रहा था। वह मंत्रमुग्ध था। वह सोच रहा था कि यह वही अनामिका है जो कभी छोटी छोटी बातों पर अड़ जाती थी। आज यह कितनी गरिमामयी, कितनी विदुषी और कितनी शक्तिशाली लग रही है। उसके भीतर अनामिका के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। सेमिनार खत्म होने के बाद शाम को लाउंज में टी का आयोजन था। सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन अनामिका भीड़ से बचकर होटल के एक शांत कोने वाले कैफे की तरफ चली गई। उसका दिल अभी भी शांत नहीं हुआ था। ऋषभ को देखकर उसके भीतर के दबाए हुए जज्बात बाहर आने के लिए मचल रहे थे। वह खिड़की के पास बैठी चाय के कप को देख रही थी। तभी उसके सामने की कुर्सी खींची, कोई आकर बैठ गया। अनामिका ने आंखें उठाई। सामने ऋषभ सेन बैठा था। दोनों के बीच कुछ मिनटों तक सिर्फ खामोशी रही। कैफे में हल्का सा क्लासिकल संगीत बज रहा था। कैसी हो अनामिका? ऋषभ ने बहुत धीमी, भारी और थरथराहट से भरी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में वह पुराना आदेश या अहंकार नहीं था, बल्कि एक याचना थी। मैं अच्छी हूं मिस्टर सेन, आप कैसे हैं? अनामिका ने अपनी आवाज को यथासंभव औपचारिक रखने की कोशिश की। मिस्टर सेन शब्द सुनकर ऋषभ की आंखों में एक टीस उठी। उसने कहा, मिस्टर सेन, मैं इतना पराया हो गया अनामिका। तुम्हारी सफलता के बारे में सुना। आज मंच पर तुम्हें देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। तुम सचमुच बहुत आगे निकल गई हो। आगे निकलना मेरी मजबूरी थी ऋषभ। अनामिका ने चश्मा उतार कर मेज पर रखा। उसकी आंखों में अब आंसू तैरने लगे थे। जब मेरे पिता ने मुझे बोझ कहा, जब मेरी सगी बहन ने मेरी बर्बादी का जाल बुना और जब मेरे पति ने मेरे चरित्र पर शक किया, तो मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं आगे नहीं बढ़ती तो आज मैं किसी कोने में मर चुकी होती। पति ने चरित्र पर शक किया। यह सुनते ही ऋषभ ने मेज पर रखा अनामिका का हाथ थाम लिया। अनामिका ने हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ की पकड़ मजबूत थी। अनामिका ने देखा, ऋषभ की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो अनामिका, ऋषभ ने सिसकते हुए कहा। मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। मेरा वह शक, मेरी वह असुरक्षा, सब गलती थी। जब तुम चली गई तो सैनविला एक कब्रिस्तान बन गया। पिताजी भी चले गए। मैं उस बड़े घर में रोज रात को अकेला बैठता था और तुम्हारी उस नीली साड़ी वाली तस्वीर से बातें करता था। मैं जमशेदपुर भी आया था तुम्हें ढूंढने, लेकिन तब तक तुम वहां से जा चुकी थी। मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया है अनामिका, लेकिन सच मानो, मैं भी हर दिन हर रात मरा हूं। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरा अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। ऋषभ को इस तरह रोते हुए अपनी गलतियों को पूरी तरह स्वीकार करते देखकर अनामिका के भीतर का जो लोहे का बांध था वह पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आया कि ऋषभ भी उसी आग में जला है जिसमें वह जली है। जब पुरुष अपनी गलती मानकर इस तरह झुक जाता है तो स्त्री का स्वाभिमान संतुष्ट हो जाता है, उसका अहंकार भी पिघल जाता है। अनामिका ने ऋषभ के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। उसके आंसू भी अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा, ऋषभ, गलती सिर्फ आपकी नहीं थी, मैं भी बहुत जिद्दी थी। अगर मैं उस दिन रोहन की बात को मुद्दा बनाने के बजाय आपको बैठकर समझाती तो शायद यह साल हमसे नहीं छिनते। मैंने भी आपको बहुत तड़पाया है। तो क्या अब यह तड़प खत्म हो सकती है? क्या तुम सैन विला वापस आओगी अपनी इस अधूरी शादी को मुकम्मल करने? ऋषभ ने अत्यंत उम्मीद भरी नजरों से देखा। अनामिका ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे और कहा, सैन विला तो मेरा घर है ऋषभ, मैं अपने घर वापस जरूर आऊंगी। उस शाम रांची की ढलती हुई शाम गवाह थी कि दो टूटे हुए दिल, दो अड़े हुए अहंकार
आखिरकार परिस्थितियों की भट्टी में तप कर एक हो चुके थे। अनामिका धनबाद वापस लौट आई, लेकिन इस बार वह सिर्फ सेन परिवार की बहू बनकर नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ आई। उसने धनबाद के कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया। ऋषभ और उसके बीच अब वह पुराना शक या पाबंदी नहीं थी। वे दोनों हर शाम बैठकर अपने दिन भर की बातें साझा करते। कुछ साल बाद उनके घर खुशियों ने दस्तक दी। अनामिका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया राहुल। और उसके ठीक 2 साल बाद एक बेहद खूबसूरत बेटी आई, जिसका नाम रखा गया श्रेया। राहुल और श्रेया के आने से सैनविला की रौनक वापस लौट आई। वक्त का पहिया घूमता रहा। अनामिका अब प्रिंसिपल और इकोनॉमिक्स की सीनियर प्राध्यापिका बन चुकी थी। उम्र के इस पड़ाव पर भी उसका वह रोबीला व्यक्तित्व कायम था। कॉलेज की लड़कियां उसे आज भी हिटलर कहती थीं, लेकिन उसके पढ़ाने के अंदाज की सब मुरीद थी। राहुल अब इंजीनियरिंग करके मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था। वहीं श्रेया भी बहुत आगे निकल चुकी थी। एक शाम जब श्रेया अपने कमरे में उदास बैठी थी, अनामिका उसके पास आई। उसने श्रेया के बिखरे हुए बालों को संवारा। क्या बात है श्रेया? माँ, मुझे शादी नहीं करनी। श्रेया ने अनामिका की गोद में सिर रखते हुए कहा। मुझे डर लगता है। मैंने सुना कि पापा ने आप पर शक किया था। आप कई साल तक अकेले रहीं। अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं उतनी मजबूत नहीं हूं माँ, जितनी आप थीं। तभी दरवाजे पर ऋषभ सेन आकर खड़े हो गए। उनके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। आंखों पर चश्मा था, लेकिन वे बहुत सौम्य लग रहे थे। वे अंदर आए और श्रेया के पास बैठ गए। श्रेया बेटा, ऋषभ ने बहुत प्यार से कहा, तेरी माँ जो मजबूत बनी, वह मेरी उन गलतियों की वजह से बनी जो मैंने अपनी नादानी और अहंकार में की थी। शादी कोई शर्तों का खेल नहीं है बेटा। शुरू में मैं और तुम्हारी माँ दोनों अपने अपने अहंकार के पहाड़ पर बैठे थे। मैं सोचता था कि पुरुष हूं तो हुकूमत करूं। तुम्हारी माँ सोचती थी कि पढ़ी लिखी है तो क्यों झुके। इस जिद में हमने अपनी जिंदगी के अनमोल साल खो दिए। लेकिन जिस दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं झुका, तुम्हारी माँ ने मुझे थाम लिया। शादी की सफलता की यही एक चाबी है। जहां अहंकार की दीवार गिरती है, वहां प्रेम का अटूट फूल खिल उठता है। अनामिका ने ऋषभ की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसने श्रेया से कहा, हाँ श्रेया, तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शादी में कोई परफेक्ट नहीं होता। 2 अलग अलग लोग जब एक साथ आते हैं तो नोकझोंक होती है, कंपैरिजन होता है, गुस्सा भी आता है। लेकिन जरूरी यह है कि आप उस धागे को टूटने न दें, और अगर टूट भी जाए तो उसे दोबारा जोड़ने का हौसला रखें। माता पिता की इस सीख ने श्रेया के दिल का सारा डर दूर कर दिया। वह मुस्कुराई और उसने शादी के लिए हाँ कह दी। आज श्रेया की शादी का दिन था। रात को जब स्टेज पर पूरे परिवार का ग्रुप फोटो लिया जा रहा था, तब ऋषभ ने हौले से अनामिका का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अनामिका ने अपना सिर ऋषभ के मजबूत कंधों पर टिका दिया। उसे अपने कॉलेज का वह भाषण याद आया। प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, इसे अहंकार की छुरी से मत काटो, और अगर कभी अनजाने में यह टूट भी जाए तो अपनी गलतियों को मानकर उसे दोबारा जोड़ने से कभी मत डरो। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर कहानी पसंद आई तो इसे हाइप भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।